कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आंधी से हाहाकार मचा है, वो 80-120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो इस साइंटिफिकली ये साइक्लोन नहीं है। हम तब मौसम को तब कवर करेंगे जब लोग गिरने लगेंगे, लेकिन ये चीजें एक दिन में नहीं हो रही है, बिल्डअप होता है। ये साल जो होने वाला है वो 82% संभावना इस बात की है कि सुपर एल्निनो ईयर होने वाला है इसका। कुछ एक आध वेदर हैंडल्स हैं जो आपको बताएंगे कि अगले 2 घंटे में बहुत भारी तूफान आ रही है, घर के अंदर रहें। जो हीट स्ट्रेस है वो इतना बड़ा डिजास्टर है स्मिता, और उससे इतने लोग मर रहे हैं। तो हमें ये बात समझना चाहिए कि जो आंख से दिख रहा है वही नहीं, हमें माइक्रो लेवल पर देखना होगा कि क्या हो सकता है। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। वैसे तो हम लगातार विदेश नीति के मामलों पर फोकस किए हुए हैं, लेकिन एक खबर है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है और उसमें हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे अगले कुछ मिनटों में। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आंधी से हाहाकार मचा है, एक दिन पहले हमने बुधवार को देखा कि वहां पर भयंकर बारिश की खबरें आई, ओलावृष्टि, बिजली गिरने की खबर आई और जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई है। 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है, ऐसा बताया जा रहा है। पशुओं की भी जान गई है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं। उस दिन हमने ये भी देखा कि किस तरीके से आंधी तूफान की वजह से फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई थी, जो दिल्ली की तरफ आ रही थी, लैंड नहीं कर पा रही थी। एनसीआर में इसका पूरा असर देखने को मिल रहा था। और 13 मई को जिस तरीके से मौसम अचानक से खराब हो गया और लोगों पर ये कहर बरपा, उसमें हालाँकि प्रशासन की तरफ से दावा तो किया जा रहा है कि वो लोगों तक राहत बचाव कार्य पहुँचा रहे हैं, कर रहे हैं और कुछ मुआवज़े की घोषणा भी की गई है। लेकिन बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर हमने देखी कि किस तरीके से हवाओं की वजह से पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे उखड़ गए। एक शख्स की तस्वीर आई जो हवा में उड़ता हुआ नज़र आया बिल्कुल, और कई फीट ऊँचे तक जो है उसे बेसिकली उछाल दिया हवा ने और फिर उनको बहुत मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुई हैं, लेकिन शुक्र है कि उनकी जान जो है वो बच गई है। तो इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए कि अचानक से हम मई के महीने में इस तरह के जो तूफान की बात कर रहे हैं, क्या वजह हैं और हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या कमियाँ हैं? क्योंकि एक तरफ जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, राष्ट्रपति पुतिन ने चिट्ठी लिखकर जो है उन्होंने शोक जाहिर की है जो लोगों की जान गई हैं। यहाँ सिंगापुर के हाई कमिश्नर भी पूजा कर रहे हैं लोगों की जिनकी जान गई है उनकी याद में। हमारी मीडिया में ये खबर नहीं देखने को मिल रही है, टेलीविज़न मीडिया में, प्रिंट में इक्का-दुक्का खबरें हैं। हृदेश जोशी मेरे साथ हैं, जो वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, एक लंबे समय से पर्यावरण पर रिपोर्टिंग करते रहे हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल है, आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इको एनर्जी टॉक, और बहुत ही जो है डिटेल्ड ये वीडियोज़ बनाते हैं, जिसमें बहुत मेहनत लगती है, वक़्त लगता है। हृदेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया स्मिता। अगर सबसे पहले आप समझा सकें कि ये हुआ क्या? क्या ये अलोंग एक्सपेक्टेड लाइन्स है ये वेदर पैटर्न, या कोई अनएक्सपेक्टेड वेदर पैटर्न था ये? जी देखिए स्मिता, ऐसा होता है कि जब मई जून के महीने में, आप तो अप्रैल भी काफी गर्म होने लगे हैं, और आपने ये ध्यान दिया होगा कि हर साल हम ये देख रहे हैं कि सबसे गर्म फरवरी, सबसे गर्म मार्च, तो इस तरह के रिकॉर्ड बन रहे हैं। और पिछले 10 साल ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे गर्म साल हैं। तो यानी जो महीने वसंत ऋतु आती थी वो गायब होती जा रही है, और वो महीने भी गर्म हो रहे हैं जैसे गर्मियों में होते थे। तो ये थोड़ा बढ़ा तो है, लेकिन अनयूजुअल नहीं है। लेकिन जो सवाल आपका है कि ये होता कैसे है, इसकी साइंस ये है कि जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है और धरती गर्म होती है, तो उसके आसपास की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, और ऊपर वो ठंडी हवा से मिलती है और उसकी जगह भरती है दूसरी गर्म हवा, और ये साइकिल चलते रहता है। और ऐसे में आपको मालूम है कि भारत जो है, एक जो दोनों ओर से, वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट, ईस्ट में बंगाल की खाड़ी, वेस्ट में अरब सागर, यहां से जो हवाएं अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती हैं वो मिलती हैं। और गर्म हवा, आपको पता है, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ज्यादा होती है। जितनी हवा आप गर्म करते जाएंगे, उसको, जो वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती है, तो वो ऊपर उठती है, तो बादल बनते हैं। और कुमुलोनिम्बस इसको हम कहा जाता है, यानी विशाल बादल का एक समूह बनता है जो गरज बरस के साथ बारिश करता है, तूफान आता है। तो ये कोई अनयूजुअल घटना नहीं है, और हम बचपन से देखते आए हैं, इक्का दुक्का घटनाएं होती रही हैं ऐसी। लेकिन अब हो क्या रहा है कि मौसमी चक्र के बदलने से
और ये पूरा जो डिस्टर्ब हो रहा है उससे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एक और फिनोमेना जो आपके दर्शकों को समझाऊं, कि जो जाड़ों की बारिश होती है वो अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं के कारण नहीं होती, बल्कि भूमध्य सागर से जो आती है जो डिस्टर्बेंसेस उनके कारण होती है। अब वो भी डिले होता जा रहा है मौसम के कारण, तो वो भी अगर मिक्स होता है तो एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है अभी जो स्थिति पैदा हुई है वो इस सबका एक मिश्रण है। और ऐसे में जो हवाएं 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती, और जिसका जिक्र आपने अपने इस इंट्रोडक्शन में किया, जिस तरह के हमने चित्र देखे हैं सोशल मीडिया में, फिल्म वीडियोस देखे हैं, वो 80-120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो इस साइंटिफिकली ये साइक्लोन नहीं है स्मिता, लेकिन ये साइक्लोनिक स्पीड से आ रही है हवाएं। यानी एक राजधानी एक्सप्रेस जिस तरह से जाती है, हमारी जो सुपर एक्सप्रेस है, उस तरह से हवाएं चल रही है। मैंने हुदहुद कवर किया है, फाइलिन कवर किया, बहुत सारे चक्रवात कवर किए। ये उस लेवल की हवा है जो एक पूरे स्ट्रक्चर को और किसी आदमी को उड़ा के अपने साथ ले जा रही है। सो दिस इज गेटिंग लॉट ऑफ जो डेंजर जो है वो यहाँ पर है। जैसा हम खबरें पढ़ रहे हैं कि सबसे ज्यादा तबाही वो प्रयागराज जिले से सुनने को मिली, उसमें तूफान बारिश के कारण कम से कम गुरुवार सुबह तक 17 लोगों की जान जाने की खबर थी। अगर भदोही में देखें जहां पर 16 लोगों के जान जाने की कम से कम खबर है, वहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ। फतेहपुर में एक दीवार गिरने की वजह से हादसों में जो है वहां पर लोगों की जान गई। तो इस तरह से काफी सारे ऐसे इलाके हैं, प्रतापगढ़, वहां पर भी जो है एक शेड और दीवार गिरने की खबरें आई। कानपुर देहात में भी बिजली गिरने से एक युवती की मौत की खबर आई। तो इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में ये प्रकोप इतना ज्यादा अचानक से क्यों नजर आया? और आपको क्या जानकारी है हृदेश, क्या इस बाबत मौसम विभाग की तरफ से कोई अलर्ट्स, वार्निंग्स जारी किए गए थे, या ये अचानक से ये आकस्मिक हुआ? नहीं, देखिए, मौसम विभाग में मैं एक बात कहूंगा कि इस मामले में मौसम विभाग के अलर्ट्स आते हैं। अब मौसम विभाग के अलर्ट्स को समझने का एक विज्ञान है, वो भी समझे। मौसम विभाग से अगर आप पूछेंगे कि आज से 6 महीने बाद एक पर्टिकुलर जगह पर इलाहाबाद में, मान लिया जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज में क्या होगा, तो शायद वो उतना एक्यूरेट ना हो। लेकिन मौसम विभाग से अगर आप पूछेंगे कि कल को यूपी में क्या रहेगा, तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। यानी टाइम का और जो एरिया है उसका एक मल्टीप्लायर है। अगर आप बहुत पास की घटना बहुत बड़े क्षेत्र में पूछेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट होगी। बहुत कई महीने बाद की घटना में कैसा मौसम रहेगा, एक पर्टिकुलर माइक्रो जगह पे पूछेंगे तो वो कम होगा। लेकिन उनके अपने अलर्ट्स आते हैं, बल्कि वो तो अभी जो इंस्टा जो लगातार भी करते हैं, उस जो टेलीकास्ट करते हैं कि अभी अगले घंटे में इस जगह क्या होगा, तो वो भी वो कर रहे हैं। तो ये तो सुविधा हुई है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम जरूर सुधरा है और इसके जरिए किसानों को भी फायदा होने की बात है। लेकिन फिर सवाल जो शुरू में आपने उठाया, अगर आप उस पर पूछें तो मैं आपको जवाब दूंगा कि क्यों हम फेल हो रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो एक वन लेयर्ड चीज नहीं है, मल्टी लेयर्ड है। तो उसको उस पर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता सकता हूं, अगर कोई स्पेसिफिक सवाल हो, तो हम क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। उस पर बात करने के पहले मैं एक बार फिर से आपको पूछना चाहूंगी, जैसे ट्विटर पर हम फॉलो करते हैं कुछ एक आध वेदर हैंडल्स हैं जो आपको बताएंगे कि अगले 2 घंटे में बहुत भारी तूफान आ रही है, घर के अंदर रहें। एक्चुअली मुझे वो काफी इंफॉर्मेटिव लगते हैं, दिल्ली एनसीआर में उनकी प्रिडिक्शंस होती है। लेकिन जो ये 1.5-2 घंटे या 3 घंटे का विंडो होता है, क्या वो एक पर्याप्त विंडो होता है? अगर आप दूर दराज गांव की बात कर रहे हैं, आम बहुत गरीबों की, किसानों की बात कर रहे हैं, उनके लिए क्या ये अलर्ट का विंडो काफी विंडो होता है हृदेश? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यही बात की और मैं जिक्र कर रहा था कि जो विंडो आपको मिलता है बचने के लिए, वो विंडो क्या पर्याप्त है। इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट को मजबूत किया जाना जरूरी है कि उस विंडो में आपके पास क्लियर कट स्ट्रेटजी हो, क्लियर कट कदम हो, वो उठाए जा सके। और ये विंडो को हम कितना आगे बढ़ा सकते हैं, कितना हम बता सकते हैं। अब मौसम विभाग जो है मोबाइल पर जो मौसम ऐप है उसके जरिए भी किसानों को सूचना देता है। कई जगह कम्युनिटी रेडियो है, वो कम्युनिटी रेडियो मौसम विभाग के साथ मिलकर, जैसे हमारे उत्तराखंड में कम्युनिटी रेडियो भी इस काम को करते हैं, कोशिश बताने की कोशिश करते हैं। और किसान कोई स्टेप भी उठाते हैं उनके अपने सामान्य ज्ञान की वजह से कि इस मौसम में ऐसा हो सकता है, तो कम से कम ये बेसिक तैयारी तो रहे, चाहे हो या ना हो। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन मैं एक बात यहां मौसम के लिहाज से कहना चाहता हूं, इससे पहले कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट पर और बात करें।
कि ये साल जो होने वाला है वो 82% संभावना इस बात की है कि सुपर एल्निनो ईयर होने वाला है स्मिता। तो जब आप बात करने वाली हैं ये डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो हम केवल आंधी तूफान से होने वाला, क्योंकि जो विजुअली अपीलिंग चीज है, मैं कई साल से 2 दशकों से ज्यादा इस विषय को कवर कर रहा हूं। प्रदूषण को हम तब कवर करेंगे जब वो विजुअली अपीलिंग हो जाएगा। हम तब मौसम को तब कवर करेंगे जब लोग गिरने लगेंगे। लेकिन ये चीजें एक दिन में नहीं हो रही है, बिल्डअप होता है। और इस लिहाज से हमें यह कहना जरूरी है कि हमें जंगलों में आग की तैयारी करनी है आने वाले दिनों में, और वो आग फैल रही है और बहुत लोगों के घरों तक पहुंच रही है, पहाड़ी इलाकों में और दूसरे इलाकों में, मध्य भारत में भी। सूखे की तैयारी करनी है, बहुत गंभीर जल संकट। आपने मेरे YouTube चैनल का जिक्र किया, उसमें हम वर्ल्ड की जो वाटर पासबुक है उसका बैलेंस 0 हो गया है, इस नाम से एक हमने वीडियो किया है, रिसर्च आई है। हमें बिल्कुल, हमारे जो इस अपार्टमेंट में जहां मैं रहता हूं वहां 150 फीट की जगह ग्रुप में सोसाइटी के मैसेज आया कि अब 600 फीट उन्हें खोदना पड़ रहा है, 4 गुना पानी निकालने के लिए। तीसरा, जो हीट स्ट्रेस है, इससे निपटने के लिए हमें बहुत व्यापक स्तर पर तैयारी करनी है, और इसमें IMD का और डिजास्टर मैनेजमेंट का बड़ा रोल रहने वाला है। तो देखिए, बहुत सरल शब्दों में हृदय समझा रहे हैं। यहाँ दर्शकों को मैं बस एक चीज थोड़ा सा ऑफ टॉपिक, जरूर ऑफ टॉपिक क्या मतलब, क्योंकि मीडिया की भी बात की हृदय ने, और यही वजह है कि कितना जरूरी हो जाता है जो मुख्यधारा की मीडिया है वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। हृदय लंबे समय तक मुख्यधारा की मीडिया में, टीवी चैनल में काम कर रहे थे, मैं लंबे समय तक मुख्यधारा की मीडिया में काम कर रही थी। आज हम लोग अपनी बहुत ही लिमिटेड साधन के साथ वन मैन आर्मी के तौर पर अपने यूट्यूब चैनल्स को चलाते हैं, तो हम लोगों के लिए हमेशा मुमकिन नहीं हो पाता कि हम सारी खबरों को कवर करें। उनका तो फोकस है एनर्जी एनवायरनमेंट पर, अब हम विदेश नीति को कवर करते हैं, जब वक्त मिलता है तो थोड़ा सा हम दूसरे इश्यूज को कवर करते हैं। लेकिन जिनके पास संसाधन है वो भी अगर इन इंपॉर्टेंट इश्यूज को सिर्फ सीजनल, या अगर कोई बहुत बड़ी एकदम सनसनीखेज खबर आ गई तभी कवर करे, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए मीडिया को भी जो है अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा जब आप क्लाइमेट को कवर करते हैं, पर्यावरण को कवर करते हैं। अब तो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट का इश्यू है हृदय, इसमें जरा सा बताइए कि क्योंकि एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट है, एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, किस तरह के कदम आपको लग रहा है ये जो ताजा हालात जन्मे हैं, जो आपको लग रहा है खामियां नजर आती हैं, हर सबक हम सबक ले सकते हैं हर एपिसोड से, या कंटिन्यूइंग पैटर्न्स ही हो, कुछ बड़े 2-4 खामियां जो बहुत ग्लेयरिंग है, विजिबल है, और जिन पर इमीडिएटली काम करने की जरूरत है जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात से, क्योंकि आप इतना पैशनेट है इश्यू पे, तो मेरे दिमाग में भी कई बातें आ रही। मैं एक जानकारी आपके दर्शकों को दे दूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट ने इस तूफान आदि को, 1 मिनट के लिए हम पॉज इस पर बात न करें, जो हीट स्ट्रेस है वो इतना बड़ा डिजास्टर है स्मिता, और उससे इतने लोग मर रहे हैं। मैं आपको एक्सपर्ट्स के नंबर नाम दे सकता हूं, आप आने वाले वक्त में उनसे बात कर सकती हैं। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 1 दर्जन से ज्यादा घटनाएं जो नोटिफाइड डिजास्टर है उसमें हीट स्ट्रेस, हीट वेव से होने वाला जो पूरा है हीट, ये डिजास्टर नोटिफाइड नहीं है। उसको सरकार मान ही नहीं रही है डिजास्टर, हीट को। वाह। और उसके बारे में ये दिलीप मावलंकर जी, जो बहुत बड़े इसके एक्सपर्ट हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तक रजिस्ट्रार ऑफ डेथ एंड बर्थ इस बात को रजिस्टर नहीं करेगा कि हीट से कोई आदमी कैसे मरा है, कि डेथ का कारण तो पता ही नहीं होता है, हीट से मरा, हार्ट अटैक लिख देते हैं या किडनी फेलियर लिख देते हैं, ये सब हीट से जुड़े हुए मामले हैं। तो आप उससे लड़ाई कैसे करेंगे? तो पहले तो हमें एक बहुत ही स्ट्रांग डेटाबेस चाहिए। नंबर 2 बात ये होता है कि डिजास्टर को निपटने का बेस्ट तरीका है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट भी मेरा सब्जेक्ट है, कि डिजास्टर को होने न दिया जाए। उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सौभाग्य की बात है कि हमारे पास चक्रवाती तूफानों की और इस तरह के तूफानों की जो घटनाएं हो रही है, इसका एक रोबस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम पिछले 10 सालों में तैयार हुआ है, 15 सालों में तैयार हुआ है, और ये साइंटिफिकली तैयार हुआ है। और ऐसा हिमालय में नहीं है, जैसे वहां पिछले साल दराली हो गया, अगर आप एवलांचेस हो जाएं, उनका नहीं पता चलता, क्योंकि मॉनिटरिंग स्टेशन लगाना वहां बहुत आसान नहीं है। पर तटीय इलाकों में आप लगा सकते हैं, मैदानी इलाकों में आप लगा सकते हैं। तो हमारे पास एक रोबस्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम की कम से कम बुनियादी स्ट्रक्चर है, उसका हमें पूरा प्रयोग करना चाहिए। अब उसके आधार पर अगर जानकारी किसानों के पास ठीक से पहुंचे, आपने SDRF और NDRF का जिक्र किया, वो तो है, उनके एक्टिवेट होने से पहले हम किसानों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होता है इसका। तो मैंने आपके लिए वक्त की उसमें थोड़ा लिख के रखे थे पॉइंट, मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज है कि विंड ब्रेक जो है,
पहले तो ये शहरों में जो जितनी लोगों को नुकसान होता है कि आप बिजली के वायर गिरने से, करंट लगने से मरते हैं लोग, उसको आपको नियमित चेकिंग होनी चाहिए इससे पहले। दूसरी चीज जो है, कई पेड़ अभी दिल्ली सरकार ने कहा भी इस समय जो झुके हुए हैं, जिन्हें आपको लगता है पुराने हो गए हैं, टूट के गिरेंगे, उनकी पहले तो रेगुलर लॉपिंग होनी चाहिए, नहीं तो उन पेड़ों को काट के हटाया जाना चाहिए, क्योंकि वो जान लेते हैं कभी किसी की कार के ऊपर गिर जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल वाले के ऊपर गिर जाते हैं ये। लेकिन किसानों के लिए जरूरी है कि वो अपने खेतों के आसपास, सरकार इसमें मदद करे, विंड ब्रेक वॉल हम कहते हैं वो खड़ी करे। वो क्या है कि बहुत सारे घने आप ऐसे पेड़ लगाएं भारी पत्ती वाले, जो आपकी फसल, जो आपका ट्रेजर है, जो आपका खजाना है, जो आपकी संपत्ति है, उसकी रक्षा करे, उसका जब तक वो खेत में आए तो उसका प्रभाव कम हो जाए। जैसे हम साइक्लोनिक उसके लिए कहते हैं, समुद्र तटों में सुनामी वगैरह से बचने के लिए एक वॉल लगाए। इसी तरह से आप ओले से बचने के लिए आपने कोई कीमती फसल लगाई है, उसको ओलावृष्टि और इससे बचने के लिए आप पॉली बैग या कवर कर सकते हैं। सब कुछ हर जगह नहीं हो सकता है, लेकिन कई हिस्से में आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंश्योरेंस का एक रास्ता है, लेकिन मैं उसको अपनी ओर से आधिकारिक नहीं कह सकता, क्योंकि इंश्योरेंस में इतने घोटाले हो रहे हैं, हमने देखा फसल बीमा योजना का क्या हाल हुआ। मिश्रित खेती इसका एक उपाय है कि हम मिश्रित खेती ज्यादा जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, वो कैसे इससे कर सकती है। इसके अलावा सुरक्षित शेड बनाना, क्योंकि हम कृषि की बात तो करते हैं स्मिता, लेकिन हम एनिमल हस्बेंड्री की बात नहीं करते। पशुधन वो बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको मालूम होगा जहां 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, उसमें 150 के आसपास पशुधन की भी नुकसान हुई है, मवेशी की। तो एक परिवार एक गाय का या इसका भैंस का दूध बेचकर भी अपना गुजारा कर रहा है, अभी स्थिति ये है। तो ये चीजों को बचाने के लिए इस तरह के कदम जरूरी हैं। और बाकी जो बातें हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की, वो यह है कि अगर आप जंगलों की आग का उदाहरण ले लें, मैंने इस पर कई वीडियो की अपने प्लेटफॉर्म पे दूसरी जगह। जंगलों की आग इतनी बढ़ रही है, और वो बारिश के साथ उसका रिश्ता एक विशेष साइकिल है। अगर बहुत एक्सट्रीम बारिश होगी पहाड़ों में, तो वो जंगलों की आग को बढ़ाती है, आपको लगता है कि वो शांत करती, शांत तो उस वक्त करेगी, परंतु जमीन का हाल ये कर देती है कि और बारिश हो जाती। तो एक तो हमें वन कर्मियों की नियुक्ति करनी है। अभी हमारा सिस्टम बहुत टॉप हैवी है, अफसर बहुत ज्यादा, फॉरेस्ट गार्ड नहीं है, जो है वो ठेके में, उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, उनके पास कोई उपकरण नहीं है। और आपको याद होगा पिछली बार उत्तराखंड में कुछ फॉरेस्ट गार्ड तो बेचारे जल के मर गए, क्योंकि उनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। जब तक उन्हें जब तक उनके पास जीपीएस सिस्टम लगाए हुए जानकारी मिलती है, वहां पहुंचने के लिए उनके पास कोई वाहन नहीं है, जीप नहीं है, कैसे हो जाएंगे, मोटरसाइकिलें होनी चाहिए, उसका खर्चा, तो उस बजटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जब तक नहीं होंगी, और बिजली गिरने की जैसी घटनाएं हैं, उसकी स्पष्ट वार्निंग आती है, बिजली गिरने की जैसी हो तो ये उस व्यक्ति का काम है, कॉमन पर्सन का काम है कि उस वक्त आप बाहर न निकले, अंदर रहे, जैसा होता है, आप किसी सुरक्षित शेड के अंदर रहे, किसानों को खेतों में उसमें काम नहीं करना है। तो ये सारी चीजें हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप में अपनाई जा सकती हैं। बहुत सारी चीजें हैं, पर मैंने कुछ ब्रॉड लाइंस ही दी हैं आपको। नहीं, और आपने कवर कर लिया जो भी इश्यूज मैं पूछना चाह रही थी, क्योंकि हम शहरों में जो है, बड़े बड़े शहरों में इतने ऊंचे ऊंचे मकानों में रह रहे हैं, तो आधी हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो मुझे लगता है ना अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होती हैं। हम हीट को और ऐड करते हैं, इतने ग्लास एडिशंस कर करके हमारी हाई राइजेस में, हमारी बिल्डिंग्स में, जो इंडिया के मौसम के हिसाब से हम नहीं कर रहे हैं मैं कंस्ट्रक्शन। शहरों के हिसाब से आपने अच्छा याद दिलाया, शहरों के हिसाब से बता रहा हूं कि हमारी जो बिजली की लाइन है उनका इंसुलेशन ऐसा नहीं है स्मिता कि वो 50 डिग्री का टेम्परेचर झेल पाए, अगर वो पुरानी पड़ गई है तो। इसलिए आप देख रही हैं अपार्टमेंट्स में इतनी आग लग रही है। दिल्ली ने कहा कि उन्होंने, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, पर उन्होंने नंबर दिया कि उन्होंने बहुत बड़े संख्या में फायर अलर्ट्स को, फायर ब्रिगेड को डील करना पड़ा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वी आर नॉट अपडेटिंग अवर प्रेपरेशंस अकॉर्डिंग टू द एनॉर्मिटी ऑफ द सिचुएशन, जो समस्या की भयावहता है उसके हिसाब से हम नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये बात समझना चाहिए कि जो आंख से दिख रहा है वही नहीं, हमें माइक्रो लेवल पर देखना होगा कि क्या हो सकता है, तभी हम डिजास्टर से लड़ सकते हैं। डिजास्टर होने से पहले तैयारी करें, डिजास्टर होने के बाद हमारे पास कुछ नहीं है। इट्स जस्ट लाइक फाइटिंग टेररिज्म, योर रिफ्लेक्स टाइम आपका बहुत कम है। एब्सोल्युटली, और वो भी अगर आपको डिजास्टर की तैयारी करनी है पहले से, तो सिर्फ शब्दों और रील्स के जरिए नहीं हो सकती हैं, वो एक्चुअली में अगर काम हो। अगर आप इजाजत दें तो एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ये गलतफहमी बहुत सारे लोगों में है। जब आप लिखते हैं पर्यावरण के बारे में और बोलते हैं, अभी तो दुर्भाग्य से एक जज ने कहा है शायद सुप्रीम कोर्ट के, मैंने देखा सोशल मीडिया में, शायद सच्ची होगी बात कि इन्वायरमेंट पे बात करने वाले किसी भी प्रोजेक्ट का विरोध क्यों करते हैं। बात ये नहीं है, अगर आप साइंटिफिक रिपोर्ट्स को उठाएंगे
तो स्मिता मैं आपको लिंक भेज सकता हूं, आप शेयर कर सकते हैं अपने लोगों के साथ कि भारत की जीडीपी 1/3 ज्यादा होती अगर उसे इतने डिजास्टर न झेलने पड़े होते। क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट खड़ा करते हैं, वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है एक हम्म। आंधी में। एक जैसे 2023 और 25 में हिमाचल में हुआ, कितने डैम उनके बर्बाद हो गए। सो यू हैव टू प्रिपेयर एंड keep it sustainable so that your economy and GDP flourish. Otherwise उसका कोई फायदा नहीं है कि कोई भी आप डेवलपमेंट कर ले। बिल्कुल। और जब इस तरह के हादसे होते हैं, दुर्घटनाएं, जब इस तरह की पर्यावरण से जुड़ी हुई वाकये होते हैं, तो याद हो कि जिंदगियां जाती हैं, लोगों की लॉन्जिविटी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जब हम एक्सट्रीम बहुत हीट तरह कंडीशन की बात करते हैं, तो इससे एक राष्ट्र के जीडीपी पर असर निश्चित रूप से पड़ता है। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आपका हृदय जोशी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी थैंक यू सो मच, बहुत सरल शुक्रिया अंदाज मुझे में बुलाने। बातों को समझाने के लिए। तो दर्शकों को हमने कहा कि आज थोड़ा-सा जो हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के इन स्टॉर्म्स की, और जब भी इस तरह की कोई भी अलर्ट्स आएँ, तो अपने स्तर पर भी जो हो सके, क्योंकि देखिए आधे वक़्त लगता है कि ये देश राम भरोसे चल रहा है। तो प्लीज़ आप अपनी जान की जो है कीमत आप जानते हैं, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें, अपनों को सुरक्षित रखें। और फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। कंटेंट हमेशा की तरह अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए फ्रेश कंटेंट अलर्ट के लिए। नमस्कार, आदाब।